इस वीडियो में 3 ऐसी किताबें हैं जिनसे एथियस्ट डिबेट नहीं करते, बस क्वाइटली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये मजहबी सरमन्स नहीं है, ये साइंस, फिलॉसफी और रीज़न की ज़बान में लिखी गई किताबें हैं जो एथिज़म की सर्टेनिटी को हिला देती हैं, ईमान बेचने के बगैर। ये वीडियो बिलीफ बदलने के लिए नहीं, सर्टेनिटी डिस्टर्ब करने के लिए है। अब बात करते हैं हमारी पहली किताब से। ये एक ऐसी किताब के बारे में है जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई जाती है, इलीट यूनिवर्सिटीज़ में डिस्कस होती है और जिसके मुसन्निफ एल्विन प्लैंटिंगा को 20वीं और 21वीं सदी के सबसे सीरियस फिलोसोफर्स में शुमार किया जाता है। वेयर द कॉन्फ्लिक्ट रियली लाइज, कोई फेथ मैनिफेस्टो नहीं, ये कोल्ड, रैशनल, इंटेलेक्चुअली रूथलेस एनालिसिस है। और यही वजह है कि ये किताब लाउड एथीज़म को अनकंफर्टेबल कर देती है। प्लैंटिंगा इस किताब में खुदा को साबित करने नहीं आता। वो ना बाइबल खोलता है, ना कुरान, ना किसी मजहबी अथॉरिटी को कोट करता है। वो सीधा इस बुनियाद पर हाथ रखता है जिस पर मॉडर्न एथीज़म खड़ा है, रीज़न, रैशनैलिटी और इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस। और वो सवाल उठाता है जिससे एथीज़म हमेशा बचता रहा है। अगर हम वाकई सिर्फ ब्लाइंड नेचुरल प्रोसेसेस की पैदावार हैं तो फिर हमारी अकल पर एतमाद क्यों? हमें बरसों से एक सादा कहानी सुनाई गई है, साइंस आगे बढ़ी, मज़हब पीछे हटा। टेलीस्कोप आया, माइक्रोस्कोप आया, इक्वेशंस आए और खुदा गैर ज़रूरी हो गया। प्लैंटिंगा कहता है ये कहानी ना हिस्टोरिकल है, ना फिलोसॉफिकल, ना साइंटिफिक। ये एक मिथ है। साइंस और गॉड के दरमियान कोई बुनियादी जंग नहीं, असल जंग कहीं और है, और वो है साइंस और नेचुरलिज्म के दरमियान। नेचुरलिज्म एक फिलॉसफी है, साइंस नहीं। ये बिलीफ कि रियलिटी बस मैटर और एनर्जी है, कि यूनिवर्स का कोई मकसद नहीं, कोई माइंड नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, लॉज हैं, फोर्सेस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, बस। प्लैंटिंगा कहता है कि ये वर्ल्ड व्यू क्वाइटली साइंस के साथ ग्लू कर दी गई है, जैसे ये साइंस का नेचुरल नतीजा हो। हालांकि साइंस खुद कभी ये क्लेम नहीं करती कि मीनिंग इल्यूजन है या पर्पस एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्लेम्स फिलॉसफी की हैं, एक्सपेरिमेंट्स की नहीं। यहाँ प्लैंटिंगा एक डेंजरस मूव करता है। वो कहता है मान लेते हैं नेचुरलिज्म सच है, मान लेते हैं एवोल्यूशन भी सच है, अब कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। एवोल्यूशन का मकसद सर्वाइवल है, ट्रूथ नहीं। नेचुरल सिलेक्शन बिलीफ्स को नहीं चुनती, बिहेवियर्स को चुनती है। अगर कोई फॉल्स बिलीफ सर्वाइवल बढ़ा दे तो एवोल्यूशन को उससे कोई मसला नहीं। इल्यूजन्स भी सर्वाइव कर सकती हैं, बल्कि अक्सर बेहतर सर्वाइव करती हैं। तो फिर ये यकीन कहाँ से आया कि हमारा दिमाग ट्रूथ के लिए रिलायबल है, कि लॉजिक हकीकत तक ले जाता है, कि रीजनिंग हमें इल्यूजन से बाहर निकालती है? अगर माइंड ब्लाइंड प्रोसेसेस का प्रोडक्ट है तो रीजन को प्रिविलेज स्टेटस किसने दी? यहाँ एथीज़म खुद ट्रैप में आ जाता है, क्योंकि एथीज़म रीजन के जरिए आर्ग्यू करता है, एविडेंस मांगता है, रैशनल डिस्कोर्स की बात करता है। बट प्लैंटिंगा क्वाइटली पूछता है, अगर तुम्हारी वर्ल्ड व्यू में रीजन सर्वाइवल टूल है, ट्रूथ डिटेक्टर नहीं, तो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट्स खुद क्यों क्रेडिबल हों? यह आर्ग्यूमेंट खुदा को प्रूव नहीं करता, और यही बात इसे लीथल बनाती है। यह एथीज़म को लॉजिकली सेल्फ डिफीटिंग दिखाता है। एक वर्ल्ड व्यू जो रीजन को इस्तेमाल करती है लेकिन जस्टिफाई नहीं कर सकती। प्लैंटिंगा इस पॉइंट को बार बार शार्पन करता है। वो कहता है अगर नेचुरलिज्म प्लस एवोल्यूशन ट्रू हैं तो हमारे कॉग्निटिव फैकल्टीज एक्सीडेंट हैं, और एक्सीडेंट्स ट्रूथ के गारंटर नहीं होते। अगर तुम अपनी अकल पर एतमाद करते हो तो तुम इम्प्लिसिटली नेचुरलिज्म से बाहर कदम रख रहे हो। यहाँ रवानी का टोन बदलता है। ये डिबेट नहीं रहती, ये एग्जिस्टेंशियल डिस्कम्फर्ट बन जाती है। क्योंकि सवाल ये नहीं कि खुदा है या नहीं, सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को क्यों सीरियस लेते हैं। फिर प्लैंटिंगा मोरालिटी की तरफ आता है। मॉडर्न एथीज़म कहता है मोरालिटी एवोल्यूशनरी बाय प्रोडक्ट है, सोशल कंडीशनिंग है, कल्चरल प्रेफरेंस है, ऑब्जेक्टिव राइट एंड रॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करता। प्लैंटिंगा कहता है ठीक, मान लेते हैं, लेकिन फिर ये मॉरल आउटरीच कहाँ से आता है? जुल्म पर इंसान क्यों तड़पता है? जेनोसाइड गलत क्यों महसूस होता है? स्लेवरी ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग क्यों लगती है? अगर मोरालिटी इल्यूजन है तो आउटरेज भी इल्यूजन है, और अगर आउटरेज इल्यूजन है तो मॉरल एक्टिविज्म किस बुनियाद पर? एथीज़म इनजस्टिस पर चीखता क्यों है अगर इनजस्टिस
सिर्फ एवोल्यूशनरी इनकन्वीनियंस है। यहाँ प्लैंटिंगा मज़हब नहीं बेचता, वो कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। वो कहता है तुम रीज़न चाहते हो, ट्रुथ चाहते हो, मोरालिटी चाहते हो, लेकिन तुम्हारी वर्ल्ड व्यू इन सब को एक्सीडेंटल साइड इफ़ेक्ट्स बना देती है। एंड एक्सीडेंटल थिंग्स मॉरल अथॉरिटी नहीं रखती। ये वो लम्हा है जहाँ एथियज़म डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि ये सवाल साइंटिफिक नहीं, फिलोसॉफिकल है, और फिलॉसफी में स्लोगन्स काम नहीं आते। प्लैंटिंगा फिर एक और मिथ क्वाइटली डिसमेंटल करता है। साइंस और रिलीजन एनिमीज़ हैं। वो कहता है साइंस मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करती है, रिलीजन मीनिंग डिस्कस करती है। कॉन्फ्लिक्ट साइंस और गॉड में नहीं, कॉन्फ्लिक्ट साइंस और नेचुरलिज्म में है। एक फिलॉसफी जो साइंस के नाम पर बोलती है मगर साइंस खुद नहीं है। साइंस कहती है यूनिवर्सेस लॉज फॉलो करता है, रिलीजन पूछती है लॉज आए कहाँ से। नेचुरलिज्म कहता है ये सवाल ही गलत है, और यही एरोगेंस इसे फ्रेजाइल बनाती है। प्लैंटिंगा दिखाता है कि हिस्टोरिकली साइंस बिलीफ इन गॉड के साथ कंपैटिबल रही है, बल्कि मैनी साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को इंटेलिजिबल इसीलिए समझा क्योंकि वो इसे पर्पसफुल मानते थे। एथियज़म ने बाद में साइंस को हाईजैक किया, जैसे साइंस खुद एथियज़म की प्रॉपर्टी हो। ये किताब लाउड नहीं है, ये एग्रेसिव नहीं है, ये स्नीकी है। ये सवाल रखती है और पीछे हट जाती है, और यही सवाल इंसान के साथ चलने लगता है। आखिर में प्लैंटिंगा कोई ड्रामेटिक कंक्लूजन नहीं देता, वो ऑल्टर कॉल नहीं करता। वो बस ये कहता है अगर तुम मानते हो कि रीज़न हकीकत तक पहुंच सकता है, अगर तुम मानते हो कि लॉजिक रियल है, अगर तुम मानते हो कि मोरालिटी मैटर करती है, तो एथियज़म एक अनस्टेबल फाउंडेशन है, कंफर्टेबल नहीं, सिक्योर नहीं। ये किताब एथियस्ट को कन्वर्ट नहीं करती, ये उन्हें अनईजी कर देती है, और कभी कभी अनईज सर्टेनिटी से ज़्यादा ऑनेस्ट होती है। रवानी एंगल यही है। ये किताब ईमान नहीं देती, ये गुरूर छीन लेती है। ये शोर नहीं मचाती, ये खामोशी छोड़ जाती है, और वो खामोशी अक्सर ये सवाल लेकर आती है, शायद असल कॉन्फ्लिक्ट कभी साइंस और गॉड के दरमियान था ही नहीं। शायद असल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ था जहाँ रीज़न खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। अब जरा नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है। पहली किताब ने रीजन की बुनियाद पर सवाल उठाया था। अब दूसरी किताब उस दावे को निशाना बनाती है जो पिछली 2 सदियों से बार बार दोहराया जाता रहा है कि साइंस ने खुदा को दफन कर दिया है। गॉड्स अंडरटेकर, हैज साइंस बेरिड गॉड? ये किताब किसी मजहबी मुबल्लिग की तहरीर नहीं, ये किसी इमोशनल दिफा का नतीजा नहीं। इसके मुसन्निफ जॉन लेनक्स है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रियाजीदान, लॉजिक के माहिर, और वो शख्स जो डेकेड्स तक रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचन्स और दीगर प्रोमिनेंट एथीस के साथ पब्लिक डिबेट्स में बैठा। गॉड्स अंडरटेकर कोई साइंस वर्सेस रिलीजन पैम्फलेट नहीं, ये एक कोल्ड, डिसिप्लिन्ड, मैथमेटिकल माइंड की लिखी हुई किताब है जो एक ही सवाल पर आकर रुकती है, क्या साइंस वाकई खुदा को गैर ज़रूरी बना देती है, या ये दावा खुद एक फिलोसॉफिकल ओवररीच है? किताब का उन्वान ही प्रोवोकेटिव है, गॉड्स अंडरटेकर, यानी वो जो खुदा को दफनाने आया हो। लेनक्स पूछता है, अगर साइंस ने खुदा को दफन किया है तो जनाजा कहाँ है, सबूत कहाँ है? और सबसे अहम बात, ये दावा साइंस ने किया है या साइंटिस्ट ने बतौर फिलॉसफी किया है? ये फर्क पूरी किताब की रूह है। लेनक्स आगाज ही में एक बुनियादी कन्फ्यूजन को एक्सपोज करता है। मॉडर्न एथिज्म बार बार ये कहता है कि साइंस ने खुदा की ज़रूरत ख़त्म कर दी। लेनक्स कहता है साइंस एक्सप्लेनेशंस देती है, एलिमिनेशंस नहीं। मैकेनिज्म बताना कॉज को एलिमिनेट नहीं करता। अगर किसी चीज़ का हाउ समझ आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वाई ख़त्म हो गया। यहाँ वो एक सादा मगर डेवस्टेटिंग मिसाल देता है। अगर किसी को बताया जाए कि पियानो कैसे काम करता है, स्ट्रिंग्स कैसे वाइब्रेट करती हैं, साउंड वेव्स कैसे बनती हैं, तो क्या इससे पियानिस्ट की मौजूदगी निगेट हो जाती है? नहीं। मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन एजेंट को एलिमिनेट नहीं करती। साइंस यूनिवर्स के मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करती है। एथिज्म इन एक्सप्लेनेशंस को मेटाफिजिकल कंक्लूजन्स में बदल देता है, और यही इंटेलेक्चुअल स्लाइट ऑफ हैंड इस किताब का असल टारगेट है। लेनक्स वाज़ेह करता है कि साइंस मेथडोलॉजिकली नेचुरलिस्टिक है।
वो नेचुरल कॉजेस को स्टडी करती है क्योंकि वो मेजरेबल हैं। लेकिन मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म में बदल देना एक फिलोसॉफिकल जंप है, साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं। साइंस ये नहीं कहती कि रियलिटी में सिर्फ मैटर है। साइंस ये कहती है कि मैटर को स्टडी कैसे किया जाए। ये डिस्टिंक्शन एथिज्म के लिए अनकंफर्टेबल है क्योंकि पूरी कॉन्फिडेंस इसी कंफ्यूजन पर खड़ी है। फिर लेनक्स कॉस्मोलॉजी की तरफ आता है। बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स का आगाज, टाइम, स्पेस और मैटर का सडन एग्जिस्टेंस में आना। लेनक्स याद दिलाता है कि ये डिस्कवरी साइंस ने की, ना कि थियोलॉजी ने। और आयरनी ये है कि बिग बैंग एथिज्म के लिए प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि अगर यूनिवर्स का आगाज है तो एक्सप्लेनेशन चाहिए। नथिंग से समथिंग खुद ब खुद नहीं आता। एथिज्म कहता है लॉज डिड इट। लेनक्स पूछता है लॉज कहाँ से आए। एथिज्म कहता है मल्टीवर्स। लेनक्स पूछता है मल्टीवर्स लॉज कहाँ से आए। ये रिग्रेस साइंस सॉल्व नहीं करती, फिलॉसफी से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, और वो भी अजम्पशंस के जरिए। लेनक्स यहाँ गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि जहाँ साइंस नहीं जानती वहाँ खुदा डाल दिया जाए। वो कहता है साइंस जो जानती है वो भी गॉड के तसव्वुर के खिलाफ नहीं जाती, बल्कि कई जगहों पर न्यूट्रल या कंपैटिबल रहती है। फिर वो फाइन ट्यूनिंग पर आता है। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की प्रिसिजन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, सबका एग्जैक्ट बैलेंस। लेनक्स कहता है चांस को इन्वोक करना एक्सप्लेनेशन नहीं, डिस्क्रिप्शन है। ये कहना कि वी गॉट लकी मेटाफिजिक्स है, साइंस नहीं। एथिज्म कहता है मल्टीवर्स एक्सप्लेन्स फाइन ट्यूनिंग। लेनक्स कहता है मल्टीवर्स इटसेल्फ नीड्स एक्सप्लेनेशन। एंड इम्पॉर्टेंटली, मल्टीवर्स इज नॉट साइंस, इट इज अ स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल इन्फ्रेंस। यहाँ किताब का टोन शार्प होता है, मगर एरोगेंट नहीं। लेनक्स बार बार ये फर्क क्लियर करता है। साइंस रिस्पेक्टेबल है, साइंटिज्म नहीं। साइंटिज्म वो बिलीफ है कि साइंस के अलावा कोई नॉलेज पॉसिबल नहीं। और आयरनी ये है कि ये बिलीफ खुद साइंस से प्रूव नहीं किया जा सकता। ये सेल्फ रेफ्यूटेशन एथिज्म का अकिलीज हील है। फिर लेनक्स बायोलॉजी की तरफ आता है। एवोल्यूशन, डीएनए, इंफॉर्मेशन। वो एवोल्यूशन को डिनाई नहीं करता। वो कॉमन एंसेस्ट्री या नेचुरल सिलेक्शन पर हमला नहीं करता। वो सिर्फ ये सवाल उठाता है इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर नहीं, कोडेड इंफॉर्मेशन है। लैंग्वेज लाइक प्रॉपर्टीज रखती है। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, एरर करेक्शन, ये सब ब्लाइंड केमिस्ट्री से नेचुरली एक्सपेक्टेड नहीं। लेनक्स कहता है इंफॉर्मेशन का नोन सोर्स माइंड है, एंड पॉइंटिंग दैट आउट इज नॉट रिलीजन, इट इज इन्फरेंस। एथिज्म यहाँ ऑफन इरिटेटेड हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन वैलिड है मगर आंसर इनकन्वीनियंट। फिर मोरालिटी। लेनक्स कहता है कि साइंस वैल्यूज प्रोड्यूस नहीं करती, फैक्ट्स डिस्क्राइब करती है। साइंस ये बता सकती है कि इंसान क्यों जुल्म करता है, ये नहीं बता सकती कि जुल्म गलत क्यों है। मॉरल ऑब्लिगेशन साइंस से डिराइव नहीं होती। और फिर भी एथिज्म मॉरल आउटरेज यूज करता है, इनजस्टिस के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ, क्रूएल्टी के खिलाफ। लेनक्स कहता है आउटरेज अज्यूम्स ऑब्जेक्टिव मॉरल लॉ। ऑब्जेक्टिव मॉरल लॉ अज्यूम्स समथिंग बियॉन्ड ब्लाइंड नेचर। यहाँ भी वो प्रीच नहीं करता, वो सिर्फ इनकंसिस्टेंसी दिखाता है। किताब का एक अहम हिस्सा एथिज्म के टोन पर है। लेनक्स बार बार ये पॉइंट उठाता है कि मॉडर्न एथिज्म सर्टेनिटी सेल करता है, ह्यूमिलिटी नहीं। इट क्लेम्स टू नो मोर देन साइंस इटसेल्फ क्लेम्स टू नो। साइंस प्रोविजनल है, ओपन एंडेड है। एथिज्म डॉगमैटिक हो जाता है। और यही आयरनी है, रिलीजन पर डॉगमा का इल्जाम लगाने वाला वर्ल्ड व्यू खुद डॉगमा में बदल जाता है। लेनक्स बार बार ये कहता है कि बिलीफ इन गॉड साइंस का दुश्मन नहीं,
क्वेश्चन सप्रेशन साइंस का दुश्मन है। अगर मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को इललेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्यूरियोसिटी मर जाती है। ये किताब आखिर में कोई ड्रामेटिक कन्वर्जन सीन नहीं देती। लेनक्स ये नहीं कहता कि साइंस प्रूव्स गॉड, वो ये कहता है कि साइंस डज नॉट बरी गॉड। अंडरटेकर वाला दावा प्रीमेच्योर है। रवानी एंगल यहाँ क्राउड क्लियर है। ये किताब ईमान पैदा नहीं करती, ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी डिमांड करती है। ये एथिज्म पर हमला नहीं करती, ये उसके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाती है। पहली किताब ने रीजन की बुनियाद पर सवाल उठाया था। ये दूसरी किताब साइंस के नाम पर की जाने वाली मेटाफिजिक्स को एक्सपोज करती है, और नतीजा वही रहता है। शायद खुदा को दफनाने वाला कभी साइंस नहीं था, शायद मसला वो लोग थे जो साइंस के कंधों पर बैठकर अपनी फिलॉसफी बोल रहे थे। अब यहाँ आकर एक चीज़ वाजे हो जानी चाहिए। पहली किताब ने रीज़न को शेकी दिखाया, दूसरी किताब ने यह दिखाया कि साइंस को मेटाफिजिक्स बना देना इंटेलेक्चुअल ओवर रीच है। अब तीसरी और आखिरी किताब पर आते हैं, और ये वो किताब है जो पूरी डिस्कशन को एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर ले जाती है। ये किताब ना खुदा के हक में है ना खुदा खिलाफ। ये किताब रियलिटी ही को कटहरे में खड़ा कर देती है। द केस अगेंस्ट रियलिटी। ये किताब किसी मजहबी मुफक्किर की नहीं, ये किसी फिलोसफर की स्पेकुलेटिव तहरीर भी नहीं। ये एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट की किताब है, डोनाल्ड हॉफमैन की, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में परसेप्शन और कॉन्शियसनेस पर डेकेड से रिसर्च कर रहा है, जिसके पेपर्स पीयर रिव्यूड जर्नल्स में शाया होते हैं और जिसका काम एवोल्यूशन, न्यूरोसाइंस और मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। द केस अगेंस्ट रियलिटी का सेंट्रल क्लेम शॉकिंग है, मगर क्वाइटली शॉकिंग। ये नहीं कहता कि खुदा है, ये भी नहीं कहता कि खुदा नहीं है। ये कहता है कि जो चीज़ एथियज़म सबसे ज़्यादा सीक्रेट समझता है, ऑब्जेक्टिव फिजिकल रियलिटी, वो शायद वैसी है ही नहीं जैसी समझी जाती रही है। हॉफमैन किताब के आगाज़ में ही एक अनकंफर्टेबल प्रेमिस रखता है। एवोल्यूशन ट्रूथ के लिए नहीं बनी, एवोल्यूशन सर्वाइवल के लिए बनी है। ये बात पहली किताब से एको करती है, मगर यहाँ लेवल और गहरा हो जाता है। हॉफमैन कहता है कि अगर नेचुरल सिलेक्शन वाकई ब्लाइंड है तो उसका मकसद ऑर्गेनिजम्स को रियलिटी दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे परसेप्शंस देना है जो सर्वाइवल मैक्सिमाइज करें। ट्रूथ इररेलेवेंट है, यूजफुल इल्यूजन काफ़ी है। यहाँ हॉफमैन फिलॉसफी नहीं कर रहा, वो मैथमेटिकल एवोल्यूशनरी मॉडल्स दिखाता है, गेम थ्योरी सिमुलेशंस, एम्पिरिकल रिजल्ट्स, और इन रिजल्ट्स का कंक्लूजन अनसेटलिंग है। Creatures that see reality accurately go extinct. Creatures that see simplified, distorted interfaces survive. यहाँ एक मिसाल बार बार आती है, कंप्यूटर डेस्कटॉप इंटरफेस। स्क्रीन पर जो फोल्डर दिखाई देता है वो एक्चुअल सिलिकॉन, वोल्टेजेस या सर्किटरी नहीं होता, वो एक यूज़र फ्रेंडली आइकॉन होता है। आइकॉन हकीकत नहीं, हकीकत को हाइड करता है ताकि सिस्टम यूजेबल रहे। हॉफमैन कहता है ह्यूमन परसेप्शन एग्जैक्टली इसी तरह काम करती है। टाइम, स्पेस, ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स, ये रियलिटी नहीं, इंटरफेस आइकॉन्स हैं। ये सुनकर एथिज्म अनईजी हो जाता है, क्योंकि एथिज्म का सारा कॉन्फिडेंस फिजिकल रियलिज्म पर खड़ा है कि एटम्स फंडामेंटल हैं, स्पेस टाइम फंडामेंटल है, मैटर अल्टीमेट रियलिटी है। हॉफमैन कहता है नो, दोज आर जस्ट आइकॉन्स ऑन द स्क्रीन ऑफ परसेप्शन। एटम्स रियलिटी नहीं, एटम्स परसेप्शन के शॉर्टकट्स हैं। ये पॉइंट ब्रूटल है, क्योंकि यहाँ रिलीजन कहीं इन्वॉल्व ही नहीं, ये प्योर साइंस प्लस मैथ से निकला हुआ क्लेम है। हॉफमैन दिखाता है कि फिजिक्स खुद इस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ स्पेस टाइम फंडामेंटल नहीं रहा। क्वांटम मैकेनिक्स, ऑब्जर्वर प्रॉब्लम, नॉन लोकैलिटी, एंटेंगलमेंट, रियलिटी इंक्रीजिंगली वियर्ड हो रही है, और वियर्डनेस एथिज्म के लिए कंफर्ट जोन नहीं। हॉफमैन एक और डेंजरस सवाल उठाता है, अगर स्पेस एंड टाइम फंडामेंटल नहीं तो मटीरियलिज्म कैसे फंडामेंटल हो सकता है? एथिज्म कहता है रियलिटी 3 इज मटीरियल। हॉफमैन पूछता है मटीरियल वेयर, इन व्हाट स्पेस, इन व्हाट टाइम? अगर स्पेस टाइम इटसेल्फ इमर्जेंट है तो मटीरियलिज्म लिटरली होमलेस हो जाता है। यहाँ हॉफमैन गॉड को इंट्रोड्यूस नहीं करता, वो कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि कॉन्शियसनेस प्राइमरी हो सकती है, मैटर सेकेंडरी, नॉट द अदर वे अराउंड।
ये स्टेटमेंट रिलीजन की तरह लगती है, लेकिन हॉफमैन इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में रखता है। He proposes a mathematical model of reality based on conscious agents, interacting experiences, not particles. ये मॉडल स्पेकुलेटिव है, लेकिन एथीज्म के डिफ़ॉल्ट मॉडल से ज़्यादा कोहेरेंट दिखाई देता है, क्योंकि एथीज्म ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि माइंड ब्लाइंड मैटर से क्यों और कैसे इमर्ज हुई। हॉफमैन रिवर्स करता है, मैटर माइंड से इमर्ज हो सकती है। यहाँ रवानी एंगल डेंजरसली क्लीन है। ये किताब ये नहीं कहती कि खुदा है, ये कहती है कि मटीरियलिज्म फॉल्स है, और अगर मटीरियलिज्म फॉल्स है तो एथीज्म की स्पाइन क्रैक हो जाती है, क्योंकि एथीज्म मेटाफिजिकल क्लेम है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड मैटर। हॉफमैन दिखाता है कि मैटर इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है। फिर रीजन पर वार आता है, दोबारा मगर डीपर। अगर परसेप्शंस रियलिटी नहीं तो रीजनिंग किस पर बेस्ड है? हॉफमैन कहता है रीजन इंटरफेस के अंदर ऑपरेट करता है। यूजफुल रीजनिंग सर्वाइव करती है, ट्रू रीजनिंग गारंटीड नहीं। यहाँ एथीज्म को एक अजीब कॉर्नर में धकेल दिया जाता है। अगर एवोल्यूशन ट्रूथ ओरिएंटेड नहीं और परसेप्शन रियलिटी ओरिएंटेड नहीं, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि एथीज्म इटसेल्फ ट्रू है? ये सेल्फ अंडरमाइनिंग लूप है, और हॉफमैन इसे कामली एक्सपोज करता है। ये किताब एथीस्ट को खास तौर पर इसलिए डिस्टर्ब करती है क्योंकि ये रिडिक्यूल नहीं करती, ये मॉक नहीं करती, ये कामली मैथमेटिकल डायग्राम्स के साथ कहती है यू मिस्टुक द आइकॉन फॉर द रियलिटी। हॉफमैन मोरालिटी, मीनिंग, पर्पस पर डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन इम्प्लीकेशन क्लियर है। अगर रियलिटी इटसेल्फ इंटरफेस है तो मीनिंग को इल्यूजन कहना प्रीमच्योर है, पर्पस को फेरी टेल वन कहना एरोगेंस है। हॉफमैन बार बार कहता है कि रियलिटी डीपर है और करंट साइंटिफिक लैंग्वेज इनएडिक्वेट है। ये ह्यूमिलिटी एथीज्म के टोन के खिलाफ जाती है, जो सर्टेनिटी सेल करता है। किताब के आखिर में हॉफमैन ओपनली कहता है फिजिकलिज्म इज फॉल्स, स्पेस टाइम इज डूम्ड एंड वी आर ओनली बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड रियलिटी। ये सेंटेंस मॉडर्न एथीज्म के लिए नाइटमेयर है, क्योंकि एथीज्म को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस चाहिए, अनसर्टेनिटी उसे सूट नहीं करती। रवानी सीक्वेंस यहाँ कंप्लीट हो जाती है। पहली किताब ने दिखाया कि रीज़न एथीज्म में जस्टिफाइड नहीं, दूसरी किताब ने दिखाया कि साइंस को गॉड किलर बनाना फिलोसॉफिकल चीटिंग है, तीसरी किताब दिखाती है कि रियलिटी इटसेल्फ मटीरियलिज्म के खिलाफ गवाही दे रही है। ये तीनों किताबें ईमान प्रीच नहीं करती, ये एथीज्म को अटैक भी नहीं करती, ये बस उसकी कॉन्फिडेंस स्ट्रिप कर देती हैं। और रवानी का मकसद यही है, कन्विंस करना नहीं, कन्वर्ट करना नहीं, बस ये दिखाना कि जो वर्ल्ड व्यू खुद को ऑब्वियस कहता था वो शायद इतना ऑब्वियस कभी था ही नहीं। क्योंकि जब रियलिटी खुद क्वेश्चनेबल हो जाए तो एरोगेंस आखिरी लग्जरी बन जाती है, और शायद इसी पॉइंट पर इंसान सवाल पूछना दोबारा सीखता है।